हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिस्ट्री ऑफ 15th ग्रुप या 5th ए ग्रुप स्टडी करेंगे। ध्यान रखें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? तो यदि किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में चला जाए, दैट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की जो केमिस्ट्री है वो 11th की कोर्स है, जबकि ग्रुप 15 से लेकर के ग्रुप 18 तक की जो केमिस्ट्री है वो 12th का पार्ट है। तो हम लोग 12th का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 15 टू ग्रुप 18। तो पी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट? ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? तो यदि किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल में ऑब्वियसली ये पीरियोडिक टेबल है, इट इज अ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में ऑब्वियसली ये आपकी फर्स्ट ग्रुप है, ये आपकी फर्स्ट ग्रुप है, ये लिथियम, बेरिलियम, ऑब्वियसली ये बोरॉन, ये नाइट्रोजन, सॉरी बोरॉन, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, दिस वन। उसी तरह से ये आपका ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उस तरह से पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सीजियम, फ्रांसियम, उस तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनिशियम, बेरियम, रेडियम। तो बेसिक ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये आपकी सेकेंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, 11th, ये 12th, ये 13th, ये 14th, ये 15th, ये 16th, ये 17th और ये 18th ग्रुप है। तो अगर एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाए तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट होगी। यदि एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाए, दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेसिक ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? तो पी सब सेल में चला जाएगा, दैट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेसिक एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है, तो एक्सेप्ट हीलियम ऑब्वियसली ये क्या है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑब्वियसली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। उसी तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ऑब्वियसली बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, आर्सेनियम, थैलियम। तो ऑब्वियसली इट इज व्हाट? तो पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाए, दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऑब्वियसली इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 13 की केमिस्ट्री, मतलब बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, आर्सेनियम, थैलियम की केमिस्ट्री, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड की केमिस्ट्री आपको पढ़नी है किस में? तो 11th में। जबकि ये ग्रुप 15 से लेकर के ग्रुप 18 तक की जो केमिस्ट्री है वो आपको 12th में पढ़नी है, जिसमें भी जैसे ग्रुप 15 में ज़्यादा आप लोग स्टडी करेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस के बारे में, मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस के बारे में स्टडी करनी है। उसी तरह ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर के बारे में मेनली केमिस्ट्री पढ़नी है। तो इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ 15th ग्रुप। तो आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री ऑफ 15th ग्रुप। तो केमिस्ट्री ऑफ 15th ग्रुप, केमिस्ट्री ऑफ 15th ग्रुप और 5th ए ग्रुप, केमिस्ट्री ऑफ 15th ग्रुप और 5th ए ग्रुप। तो 15th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन सी है? तो एलिमेंट्स कौन कौन से इसके अंदर?
तो आप कह सकते हैं इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है। तो इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है। जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होती है वो नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल मतलब इसके अंदर एक्सट्रीमली टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी इट इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड मतलब इसके अंदर सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। जबकि बिस्मथ क्या है, तो बिस्मथ इज बेसिकली मेटल। तो 15 ग्रुप में एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑब्वियसली नाइट्रोजन, फास्फोरस आपकी नॉन मेटल है, बिस्मथ आपकी मेटल है, जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड है। ध्यान दीजिए 15 ग्रुप एलिमेंट को हम लोग पिनिकोजेन भी कहते हैं। ध्यान रखें 15 ग्रुप एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड पिनिकोजेन। इसे हम लोग पिनिकोजेन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिनिकोजेन ड्यू टू चॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा क्यों होता है, पिनिकोजेन कहा जाता है ड्यू टू चॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की चॉकिंग प्रॉपर्टी के कारण 15 ग्रुप एलिमेंट को हम लोग पिनिकोजेन भी कहते हैं। यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें, यदि हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें, यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें ग्रुप 15 एलिमेंट की, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो 1s2 2s2 2p 2p3। 1s2 को आप कहते हैं हीलियम, तो ये हो जाएगा हीलियम। ये क्या, तो 2s2 2p3। उस तरह से फास्फोरस, ऑब्वियसली नाइट्रोजन में अगर 8 जोड़ दे तो ये हो जाएगा 15। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। मतलब आप कह सकते हैं ये आपका हीलियम हुआ ना, सॉरी हीलियम। ऑब्वियसली ये नियॉन हो गई, और ये आपका क्या होगा, तो 3s2 ये 3p3। उस तरह से आर्सेनिक की एटॉमिक नंबर कितना, तो 18 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 33। तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएंगी, तो ये आर्गन 3d10, ये आर्गन 3d10, ये 4s2 4p3। उसी तरह से आर्सेनिक के बाद ऑब्वियसली आपका है एंटीमनी। एंटीमनी ऑब्वियसली इसमें 18 अगर आप जोड़ देंगे तो इट इज 51। तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये आपकी हो जाएगी क्रिप्टन। ये ऑब्वियसली 4d10, ये 4d10, ये 5s2, ये 5p3। तो इसी तरह से ऑब्वियसली ये आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की ऑब्वियसली इसमें 32 जोड़ दें, तो 32 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 83। तो इसकी कॉन्फिगरेशन हो जाएगी क्या, तो जेनॉन, ऑब्वियसली जेनॉन, ऑब्वियसली 5d10 6s2 ये 6p3। मतलब ऑर्बिटल मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, तो एस में 2p में 3, एस में 2p में 3, एस में 2p में 3। मतलब हम लोग कहते हैं इसकी जो ऑर्बिटल मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ns2 np3 है। तो ऑब्वियसली जो 15 ग्रुप की ऑर्बिटल मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है दैट इज ns2 np3। तो p ब्लॉक एलिमेंट अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें, लास्ट इलेक्ट्रॉन p शेप सेल में चला जाए तो उसे हम p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट को हम लोग p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिसमें ग्रुप 13 की केमिस्ट्री और ग्रुप 14 की केमिस्ट्री 11 का पार्ट है, जबकि ग्रुप 15 टू ग्रुप 18 की केमिस्ट्री 12 की पार्ट है। ऑब्वियसली ग्रुप 15 और टू ग्रुप 18 में सबकी केमिस्ट्री इन डेप्थ आपको नहीं पढ़नी है। जैसे ग्रुप 15 में मेनली आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। ऑब्वियसली ग्रुप 16 में ऑक्सीजन सल्फर के ऊपर हेलोजन्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी होगी, हेलोजन के बारे में थोड़ा पढ़ना है, और ऑब्वियसली इनर्ट गैसेस के बारे में कोई खास ज्यादा केमिस्ट्री तो है नहीं, तो ये आपको पढ़नी है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे केमिस्ट्री ऑफ 15 ग्रुप या इसी को हम लोग 5th ए ग्रुप भी कहते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ए कहा जाता है, सेकेंड ग्रुप को सेकेंड ए भी कहा जाता है, 13 ग्रुप को थर्ड ए भी कहा जाता है, 14 ग्रुप को 4th ए भी कहा जाता है, और 15 ग्रुप को 5th ए भी कहा जाता है, 16 को हम लोग 6th ए भी कहते हैं, ऑब्वियसली 17 को हम लोग 7th ए भी कहते हैं, और 18 ग्रुप को 0 ग्रुप भी कहा जाता है। तो बेसिक केमिस्ट्री ऑफ 15 ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन सी है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस टिपिकल नॉन मेटल होता है, जबकि बिस्मथ मेटल, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड। मेटलॉइड मतलब जिसमें सम कैरेक्टर ऑफ मेटल और सम कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल होती है, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। तो 15 ग्रुप एलिमेंट को हम लोग पिनिकोजेन भी कहते हैं ड्यू टू चॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन की चॉकिंग प्रॉपर्टी के कारण ग्रुप 15 एलिमेंट को हम लोग पिनिकोजेन भी कहते हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो बेसिक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ns2 np3 आ रही है, ठीक है। तो इसके हम लोग सम एटमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप 15 एलिमेंट की
सम एटमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट वन हम लोग एटमिक साइज। तो एटमिक साइज क्या है? एटमिक साइज डिपेंड करता है एटम के रेडियस के ऊपर। जितनी ज़्यादा एटमिक रेडियस होगी उतनी ज़्यादा एटम और आयन की साइज होगी। और एटमिक रेडियस ऑब्वियसली ग्रुप में अगर जाए ऊपर से नीचे, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करती है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच की जो दूरी है वो बढ़ेगी, मतलब एटमिक रेडियस बढ़ेंगी, मतलब एटमिक साइज बढ़ेंगी। तो एटमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। तो एटमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्वियसली ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15th एलिमेंट। तो फर्स्ट वन इज द एटमिक साइज। एटमिक साइज तो साइज ऑफ एन एटम। तो एटम की जो साइज है वो डिपेंड करती है एटमिक रेडियस के ऊपर। जितनी ज़्यादा एटम और आयन की रेडियस होगी उतनी ज़्यादा लार्जर होगी एटम और आयन की साइज। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? तो ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी, मतलब एटमिक रेडियस बढ़ेगी, मतलब एटमिक साइज बढ़ेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन की एटमिक साइज लेसर होती है किससे? तो फास्फोरस से, क्योंकि इसमें 2 ही ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन से 3 ऑर्बिट तक है। तो नाइट्रोजन की स्मॉलर फास्फोरस से, और स्मॉलर आर्सेनिक से, स्मॉलर एंटीमनी से, स्मॉलर बिस्मथ से। नाउ सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट शेयर पर इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती? तो डिक्रीज करती है। तो ऑब्वियसली जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे? तो फास्फोरस से ज़्यादा, आर्सेनिक से ज़्यादा, ऑब्वियसली एंटीमनी और बिस्मथ की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। उस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस आइसोलेटेड एटम। किसी गैसेस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जिसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है। तो ग्रुप में जो ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करने से न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर को लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है। इसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, मतलब जो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, फास्फोरस से ज़्यादा होती है, आर्सेनिक से ज़्यादा होती है, एंटीमनी से ज़्यादा, बिस्मथ से। उसी तरह से मेटालिक प्रॉपर्टी, अगर मेटालिक प्रॉपर्टी कहा जाए तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस ऑब्वियसली टिपिकल नॉन मेटल होता है। तो ऑब्वियसली मेटालिक प्रॉपर्टी अगर कहा जाए, अगर हम लोग कहें मेटालिक प्रॉपर्टी तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी? तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन और फास्फोरस टिपिकल क्या है? तो नॉन मेटल, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस में ये मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम, मतलब ये टिपिकल क्या है? तो नॉन मेटल है, इट इज नॉन मेटल ऑब्वियसली। जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? तो आर्सेनिक एंटीमनी ऑब्वियसली मेटलॉइड है, जबकि बिस्मथ टिपिकल मेटल होता है, इट इज अ मेटल। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर जो मेटालिक प्रॉपर्टी है, जो मेटालिक कैरेक्टर है, वो क्या हो रही? तो इंक्रीज कर रही है। उसी तरह से हम लोग कहें कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एक एटम की दूसरे एटम से कनेक्ट होने की प्रॉपर्टी, एक एटम की दूसरे, बेसिक कैटेनेशन हम लोग पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके लंबी चेन बनाता है। तो कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों ज्यादा मात्रा में शो करता है? क्योंकि कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट ऑल्सो शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। जो ग्रुप 15 एलिमेंट है वो भी शो करता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, बट इन मच स्मॉल एक्सटेंट। लेकिन ये बहुत कम मात्रा में कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है
वो बहुत कम होती है, जिसके कारण नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। तो बेसिक ग्रुप 15 एलिमेंट जो है वो सोज ग्रुप 15 एलिमेंट ऑब्वियसली सोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सोज कैटेनेशन मतलब कनेक्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब एक एटम दूसरे एटम से कनेक्ट होकर के जब चेन बनाता है दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो शो करता है बट इन मच लोअर एक्सटेंट, बट इन व्हाट, तो मच लोअर एक्सटेंट, बट इन स्मॉल एक्सटेंट, लेकिन ये क्या करता होता तो स्मॉल एक्सटेंट में करता है। जैसे अगर आपका ये हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ओब्वियसली क्या है तो NH2 है, NH2 इट इज हाइड्रोजन। यहां पर क्या तो दो नाइट्रोजन एक दूसरे से बॉन्डेड है, यहां दो नाइट्रोजन एक दूसरे से बॉन्डेड है, मतलब कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, लेकिन दो ही नाइट्रोजन पर फिक्स हो गया। हाइड्रोजोइक एसिड में ऑब्वियसली कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब N3H ऑब्वियसली ये क्या है, ये H है, ये N है, ये डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड N है, ऑब्वियसली ये क्या है, ये हाइड्रोजोइक एसिड है, इसमें 3 नाइट्रोजन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा नहीं शो कर पाता। फास्फोरस भी शो करता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता। तो जो कैटेनेशन, ऐसे ध्यान रखेंगे, जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, नोट, जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, जो एक एटम से दूसरे एटम की कनेक्ट होने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के, मतलब जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण कार्बन कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है इन मच लार्जर एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में शो करता है। ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली 100 किलो कैलोरी, मतलब 83 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास में होती है। तो बहुत ज़्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है, इस कारण से कार्बन शो करता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी इन लार्ज एक्सटेंट, जबकि नाइट्रोजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, इस कारण से जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है वह नाइट्रोजन की बहुत कम होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस की जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है वो बहुत कम होती है, उसका कारण है लोअर बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड या फास्फोरस बॉन्ड। फास्फोरस शो करता है, इससे नाइट्रोजन से थोड़ा ज़्यादा करता है, क्योंकि फास्फोरस की जो बॉन्ड एनर्जी होती है थोड़ी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, इस कारण से फास्फोरस में कैटेनेशन प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो एटमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, एटमिक साइज ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है, इससे एटमिक साइज बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी घटती है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी। ग्रुप अनास एनर्जी, ऑब्वियसली ग्रुप में अनास एनर्जी क्या होती है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड अनास एनर्जी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट की संख्या बढ़ने से अनास एनर्जी घट जाती है। मेटालिक प्रॉपर्टी, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। ध्यान रखें नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें टिपिकल नॉन मेटल होता है, जबकि बीच में मेटल और जबकि आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड होती है, इट इज अ मेटलॉइड। ये क्या है, तो इट इज अ मेटलॉइड, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन मतलब कनेक्टिव प्रॉपर्टी, एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड करके अगर कोई लंबी चेन बनाता है दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो ग्रुप 15 एलिमेंट शो करता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी इन मच स्मॉल एक्सटेंट, जैसे हाइड्रोजन में कैटेनेशन है बहुत कम, हाइड्रोजोइक में भी है लेकिन कम। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, दैट इज ड्यू टू लोअर नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी। इससे कहीं ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस की बॉन्ड एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि अगर कार्बन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए कार्बन एक दूसरे से जुड़ करके एक लंबी चेन बना देता है। नाउ एलोट्रॉपी क्या होता है, तो एक एलिमेंट का अलग अलग रूपों में पाया जाना। एलोट्रॉप मत को हिंदी में कहते हैं अपरूप, मतलब एक ही तत्व का अलग अलग रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है, एलोट्रॉप कहलाता है। जैसे कहते हैं कार्बन के एलोट्रॉप है, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन का डायमंड फॉर्म, कार्बन का फ्लोरीन फॉर्म।
उसी तरह से ग्रुप 15 एलिमेंट में भी एलोट्रॉप्स होते हैं, नाइट्रोजन को छोड़ करके, नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ करके, नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़ करके ऑब्वियसली ग्रुप 15 एलिमेंट एलोट्रॉप शो करता है। जैसे फास्फोरस के बारे में आप पढ़ेंगे कि व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो फास्फोरस के बहुत सारे आप एलोट्रॉप पढ़ेंगे, जैसे व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस। ऑब्वियसली आर्सेनिक के एलोट्रॉप्स जैसे येलो आर्सेनिक, ग्रे आर्सेनिक। उस तरह से एंटीमनी का येलो और सिल्वर ग्रे टाइप की होती है। तो इसमें से जो मेनली हम लोग पढ़नी है एलोट्रॉप्स में, तो एलोट्रॉप्स में मेनली हम लोग पढ़ने हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, नाइट्रोजन और एंड बिस्मथ को छोड़ करके ऑब्वियसली अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, अदर एलिमेंट ऑफ 15 ग्रुप सोज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स मतलब एक ही एलिमेंट का अलग अलग रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? एलोट्रॉप। जैसे फास्फोरस के एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, मेनली हमें यही पढ़ना है एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के एलोट्रॉप्स क्या होता? तो व्हाइट फास्फोरस होती है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये सब क्या हैं? तो एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस है। ठीक है। नाउ कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार कोवैलेंसी क्या होती? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। एक एटम के वैलेंस शेल में जितनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वह उसकी क्या कहलाती? तो कोवैलेंसी। तो यदि आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें, यदि आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, मतलब हीलियम ये 2s2 2p3। ऑब्वियसली इसका मतलब ये हीलियम, ऑब्वियसली ये 2s ऑर्बिटल हो गई, ये 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल, तो ये 2s ये 2p, तो ऑब्वियसली ये 2s ये 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक दूसरी एंटी क्लॉक, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दिए सेकेंड ऑर्बिट में 2 ही सब ऑर्बिट होती है, 2s 2p, 2 का d नहीं होता। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एटम के वैलेंस शेल में, एटमोस्फेयर शेल में जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वह उसकी कोवैलेंसी कहलाती थी। यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी हो गई? तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोवैलेंसी 3, मतलब नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट में बना सकता है। जबकि फास्फोरस की एटॉमिक नंबर 15। ध्यान मेनली हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की केमिस्ट्री के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, इसे नाइट्रोजन फास्फोरस की डिस्कशन करें। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है नियॉन 3s2 3p3। ध्यान ये थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होती है, 3s 3p 3d पूरी की पूरी वैकेंट है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियॉन, ये ऑब्वियसली ये 3s की ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपकी 3p है, 3p की ऑर्बिटल में ऑब्वियसली 3p में 3 ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके, और 3d पूरी की पूरी क्या है? तो वैकेंट है। ये 3d पूरी की पूरी क्या है? तो ये वैकेंट है। ये 3d पूरी की पूरी वैकेंट है। तो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस की जो कोवैलेंसी है, मतलब फास्फोरस के पास ग्राउंड स्टेट में ऑब्वियसली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर चूंकि थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होती है, 3s 3p 3d, इसलिए फास्फोरस की जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर के आगे के खाली डी ऑर्बिटल में जा सकता है। इस तरह से कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस, मतलब फास्फोरस के पास ग्राउंड स्टेट में 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है? तो 5 हो जाती है, इसलिए कोवैलेंसी 5 भी हो सकती है। जबकि कि जी नाइट्रोजन में आपने इसको आगे क्यों नहीं कर दिया अनपेयर्ड? क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में 2 ही सब ऑर्बिट होती है, 2s एंड 2p, 2d होती नहीं। इस कारण से नाइट्रोजन की जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आगे के ऑर्बिटल में जा ही नहीं सकता, मतलब जो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी सिर्फ 3 हो सकती है, जबकि फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 और 5 दोनों हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है, जबकि फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 और 5 दोनों होती है। क्यों? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो जो कोवैलेंसी होती है नाइट्रोजन की हमेशा 3, मतलब नाइट्रोजन हमेशा 3 कोवैलेंट बनाएगा। मतलब एक क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है कि क्वेश्चन की why PCl5 exist, why PCl5 exist but not NCl5, लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों? ऐसा इसका रीजन क्या होगा? ये बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। इसका रीजन क्या होता है कि फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल,
लेकिन नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में और एटमॉस्फेयर शेल में कोई खाली डी ऑर्बिटल है ही नहीं। तो ऑब्वियसली वाई pCl5 दिस बट नॉट NCl5, इसकी रीजन हो जाएगी कि फास्फोरस सोज करता है, सोज वाट तो कोवेलेंसी, फास्फोरस सोज कोवेलेंसी वाट तो कितनी, तो 5। क्यों, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। जबकि नाइट्रोजन डू नॉट हैव, जबकि नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन डू नॉट हैव नहीं रखता है क्या, डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल। जबकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। सो इट्स कोवेलेंसी जो होती है, वो हमेशा कितनी होती है, कोवेलेंसी बिल वाट तो हमेशा बिल 2 वाट तो 3। तो इसकी जो कोवेलेंसी, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी हमेशा 3 होती है, जबकि फास्फोरस की कोवेलेंसी 3 और 5 दोनों हो पाती, क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में खाली डी ऑर्बिटल होता है। इसलिए pCl5 एग्जिस्ट करती है, लेकिन NCl5 नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है। नो अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो ऑब्वियसली हम लोग केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन अब डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन की केमिस्ट्री। तो फर्स्ट वन अकरेंस, नाइट्रोजन अकर कहां जाता है, तो इन एटमॉस्फेयर। फर्स्ट वन इन एटमॉस्फेयर 78% बाय वॉल्यूम, एटमॉस्फेयर में 78% बाय वॉल्यूम ऑब्वियसली नाइट्रोजन पाई जाती है। तो एटमॉस्फेयर में 78% बाय वॉल्यूम क्या पाया जाता, तो नाइट्रोजन। इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन 78% बाय वॉल्यूम क्या पाया जाता, फाउंड नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑब्वियसली N2। उस तरह से इन अर्थ क्रस्ट क्या है, तो अपर कवर ऑफ अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ वाट, तो नाइट्रेट, दैट इज द सोडियम नाइट्रेट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चिली सॉल्टपीटर, या पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन सॉल्टपीटर। जबकि एनिमल्स एंड प्लांट में नाइट्रोजन पाया जाता है इन प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन लगभग 16% होती है। तो ऑब्वियसली इन अर्थ क्रस्ट मतलब अपर कवर ऑफ अर्थ, इन अर्थ क्रस्ट नाइट्रोजन पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ व्हाट, तो NaNO3, इन फॉर्म ऑफ NaNO3, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चिली सॉल्टपीटर, इसे हम लोग चिली सॉल्टपीटर कहते हैं, चिली सॉल्टपीटर। एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 ऑब्वियसली कॉल्ड इंडियन सॉल्टपीटर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन सॉल्टपीटर। तो ऑब्वियसली इन अर्थ क्रस्ट नाइट्रोजन फाउंड इन फॉर्म ऑफ NaNO3, दैट इज कॉल्ड चिली सॉल्टपीटर, एंड पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3। एंड और उस तरह से इन एनिमल्स एंड प्लांट बायोमोलिक्यूल्स में, इन बायोमोलिक्यूल्स मतलब एनिमल्स एंड प्लांट contains नाइट्रोजन इन प्रोटीन, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन मौजूद होती है, लगभग ऑब्वियसली 16% नाइट्रोजन होता है इसके अंदर। तो केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन में फर्स्ट वन अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन की अकरेंस। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन लगभग 78% बाय वॉल्यूम पाया जाता है, और दूसरा ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, लगभग 21.6% के आसपास ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% बाय वॉल्यूम। अर्थ क्रस्ट में मतलब अपर कवर ऑफ अर्थ में नाइट्रोजन पाया जाता है सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चिली सॉल्टपीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इंडियन सॉल्टपीटर। जबकि एनिमल्स एंड प्लांट में पाया जाता है प्रोटीन में लगभग 16% नाइट्रोजन पाई जाती है प्रोटीन्स के अंदर। नाइट्रोजन एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो वायुमंडल, अब जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन पाई जाती है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्जन क्या कहलाता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एनी प्रोसेस बाय विच
atmospheric nitrogen is converted into useful nitrogen compound is called what? तो nitrogen fixation. तो what is the nitrogen fixation? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या? प्रोसेस बाय विच वह प्रोसेस जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड, कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? तो कोई एनी प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्जन ही क्या कहलाता? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है. ध्यान दीजिए, प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, मतलब पौधे के बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए 3 इंग्रेडिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. एनपीके, ध्यान रखेंगे, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. एनपीके. तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, पौधों के विकास के लिए 3 इंग्रेडिएंट बहुत ही जरूरी होती है. एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. तो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. किसके लिए? तो प्लांट के ग्रोथ के लिए. तो प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एसिमिलेट करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है 2 मेथड से. तो एसिमिलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय प्लांट्स अकर्स थ्रू 2 मेथड. जो प्लांट है, जो पौधा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को 2 तरीके से एसिमिलेट करता है, एब्जॉर्ब करता है. फर्स्ट वन, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, मतलब जब बिजली कड़कती है. जानिए, जब बिजली कड़कती है तो लगभग टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो जाता है. ऐसे वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन भरा हुआ है. 78% बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन BC 21.6% ऑक्सीजन है. तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन नहीं करता कि जी अगर हम लोग अगर गैस पर खाना पकाएं तो वहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर देना चाहिए. तो नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होती है बहुत ज़्यादा, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है. ऐसे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन नहीं करता. ऐसा नहीं कि आपने भट्टी जला दी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देंगे. नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए. 3000 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर चाहिए. और ये टेम्परेचर कब आती हैं? तो ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, जब बिजली कड़कती है उस समय नाइट्रोजन, उस समय जो टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेल्सियस ऊपर होता है. तो जब थंडर स्टॉर्म होती है, जब बिजली कड़कती है, उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देता है. और वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड पानी में घुल करके नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म में ऑब्वियसली जमीन के ऊपर आ जाता. और उसे जो सॉइल में, वो जैसे सॉइल में नाइट्रिक एसिड आता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. और उस नाइट्रेट को प्लांट आसानी से एसिमिलेट कर लेता है. तो जो एसिमिलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय प्लांट अकर थ्रू 2 मेथड. ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ एयर कंबाइंस. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कंबाइन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? तो नाइट्रिक एसिड में. और नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में, जिसे सॉइल आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो एसिमिलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एसिमिलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन by plant occurs by 2 मेथड. 2 मेथड से अकर होती है. पहला, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म
ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म जब बिजली कड़कती है, जहां ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए, तो ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब N2 combines with atmospheric oxygen, gives देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, गिव नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO, नाइट्रोजन की ऑक्साइड सब NO, NO2, विच गेट कन्वर्टेड इनटू, जो कि कन्वर्ट हो जाती है, विच गेट कन्वर्टेड इनटू, जो कन्वर्ट हो जाती है किस में, इनटू नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट इन सॉइल, which is easily absorbed by plant, ध्यान दीजिए, पौधे के विकास के लिए, पौधे के ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए थिन एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में तो 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन है, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्जन नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। जो एसिमिलेशन होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय प्लांट, जो पौधा होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को दो मेथड से एब्जॉर्ब करता है। पहला ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइन करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन का ऑक्साइड देता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेट इन द सॉइल, जिसे प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। यही तो कारण है कि बारिश के मौसम में ये पौधे हैं वो बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि उससे प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, तो नाइट्रोजन मिलता है। नाउ सेकेंड मेथड इज द सॉइल बैक्टीरिया इन सम प्लांट्स। कुछ पौधे के जड़ों में, इन ऑब्वियसली कुछ पौधों के जड़े में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो सॉइल बैक्टीरिया इन रूट ऑफ सम प्लांट, सॉइल बैक्टीरिया इन रूट ऑफ सम प्लांट्स डायरेक्टली। तो सॉइल बैक्टीरिया इन रूट ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट के रूट में जो पाया जाने वाला बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। सॉइल बैक्टीरिया इन रूट ऑफ सम प्लांट्स, जैसे आप कहते हैं दलहन, जैसे बीन्स, जैसे सच एज बीन्स मतलब बीन्स वगैरह के रूट में, मतलब दलहन फसलों के रूट में क्या पाया जाता है, तो सॉइल बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता, तो वो बैक्टीरिया डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। सॉइल बैक्टीरिया इन रूट ऑफ सम प्लांट्स सच एज बीन्स डायरेक्टली फिक्स्ड कर देता है, डायरेक्टली फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड, तो ध्यान रखें नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एनी प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। कोई प्रोसेस जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्जन होता है कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एसिमिलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय प्लांट अकर बाय टू मेथड। जो प्लांट है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को दो तरीके से एब्जॉर्ब करता है। पहला ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जब बिजली कड़कती है उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद नाइट्रोजन की ऑक्साइड देता है, जो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में और नाइट्रेट इन द सॉइल, जिसे आसानी से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉइल बैक्टीरिया इन रूट ऑफ सम प्लांट सच एज बीन्स, जैसे आप कह सकते हैं कि दलहन फसलों के जड़ों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं
जो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण जिसे प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता। यही तो फसल चक्र, 2 खरीफ फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाएं, उससे क्या होता है, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, वो बढ़ जाती है। फसल चक्र में क्या होता है, तो कहा जाता है कि 2 खरीफ फसलों के बीच में एक दलहन की फसल उगाएं, जिससे क्या होंगी, तो बेसिकली आप जानते हैं दलहन के जो रूट्स में, जो प्लांट रूट्स में, मतलब कि जो दलहन फसलों के जो प्लांट के रूट्स हैं, मतलब जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, जिसे आसानी से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण बेसिक नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई तो फर्टिलिटी भी सॉइल की बढ़ जाएगी। इसे कहा जाता है कि 2 खरीफ फसलों के बीच में एक दलहन फसल लगाए तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। Now preparation of nitrogen. Nitrogen means obviously dinitrogen. Now preparation of nitrogen. Preparation of nitrogen. मतलब N2. तो dinitrogen commercially prepared by liquefaction and fractional distillation of air. मतलब एयर को लिक्विफाई किया जाता है, फिर उसे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से N2 को अलग कर लिया जाता। तो बेसिक कॉमर्शियली मतलब व्यावसायिक दृष्टि से डाइनाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, बाई liquefaction and fractional distillation of air। तो एयर को लिक्विफाई कर दिया जाता है और फिर उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से डाइनाइट्रोजन को सेपरेट कर लिया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, तो ऑब्वियसली अगर कोई लिक्विड उसको गर्म करेंगे तो जिसकी मॉलिक्यूलर मास या जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी मॉलिक्यूलर मास कम है या जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो उड़ जाएगा, और जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है वो रह जाएंगी। तो कमर्शियली डाइनाइट्रोजन प्रोड्यूस बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर। इन लेबोरेटरी मेथड, इन लेबोरेटरी N2 is produced, N2 is prepared by treatment of, तो इन लेबोरेटरी N2 is prepared by treatment of, इन लेबोरेटरी जो N2 होती है वो प्रिपेयर करी जाती है किसके द्वारा, तो बाय ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड with sodium nitrite, NaNO2। तो जब अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये पहले देता है सोडियम क्लोराइड प्लस NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड, और ये NH4NO2 डिकम्पोज होकर के देता है N2+H2। मतलब ओवरऑल कहें तो इस दोनों को ऐड कर दे तो ओवरऑल क्या हुई थी, कैंसिल। मतलब अमोनियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम नाइट्राइड के साथ हिट करते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, NaCl प्लस N2+H2, दैट इज डाइनाइट्रोजन। तो जो डाइनाइट्रोजन लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है बाई ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम नाइट्राइड। अमोनियम क्लोराइड को जब सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो NaCl प्लस NH4NO2 देता है, और अमोनियम नाइट्राइड को हिट करते हैं तो N2+H2O। मतलब ओवरऑल अमोनियम क्लोराइड को, एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को अगर हम ट्रीट करते तो सोडियम क्लोराइड प्लस N2+H2O देता है।
ओबीसी सेकेंड वन, ये फर्स्ट आप कह सकते हैं। सेकेंड वन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 तो जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, NH4 को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है किस में, N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O में, दिस वन। तो सेकेंड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। उसी तरह से थर्ड वन फ्रॉम अमोनिया। तो जब हम अमोनिया को ट्रीट कराते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड CO के साथ, तो क्या होता है, अगर हम क्यूप्रस ऑक्साइड को ट्रीट करा देते हैं अमोनिया के साथ, तो ये अमोनिया क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है किस में, तो CO में, और खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है किस में, तो N2 में। अमोनिया क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है किस में, तो कॉपर में, और खुद ऑक्सीडाइज कर जाता है किस में, तो N2 प्लस ऑब्वियसली H2O में। उसी तरह से यदि अमोनिया को हम ट्रीट करते सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, NaOCl के साथ, यदि हम इसे ट्रीट कराते सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, तो ये क्या करता, अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर देता है NaOCl को NaCl में, और खुद ऑक्सीडाइज कर जाता है N2 प्लस H2O। तो ऑब्वियसली जो अमोनिया है वह एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसे क्यूप्रस ऑक्साइड CO के साथ ट्रीट करा दीजिएगा तो वो क्या करेगा, तो क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया किस में, तो कॉपर में, और खुद ऑक्सीडाइज कर गया। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन +1, तो 3 की +3 -3, ये -2 ये +2, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर घट गई, जबकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, जबकि कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर घट गई। उसी तरह से यहाँ भी आप कह सकते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई, तो ये 0 से -3 से बढ़ करके 0 हो गई, मतलब बढ़ गई। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर आपका +1 है, ऑब्वियसली ये +1 है, ये -2 है। सब जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 से घट करके ऑब्वियसली -1 होगी। तो ऑब्वियसली क्लोरीन यहाँ पर रिड्यूस हो गया है, क्लोरीन यहाँ पर रिड्यूस हो गया और नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर गया। तो अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है, CO को रिड्यूस कर दिया है किस में, तो कॉपर में, खुद ऑक्सीडाइज कर गया N2 में। ऑब्वियसली NaOCl को ऑब्वियसली रिड्यूस कर दिया NaCl में और खुद ऑक्सीडाइज हो गया N2 में। ऑब्वियसली अगर आप क्लोरीन को ट्रीट कराएं एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, अगर क्लोरीन को आप ट्रीट कराएं एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ, तो ये क्या देता है, तो दिस गिवस ऑब्वियसली NH4Cl प्लस N2, NH4Cl प्लस N2 देता है। नाउ फोर्थ वन, प्रिपरेशन ऑफ प्यूरेस्ट नाइट्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ प्यूरेस्ट नाइट्रोजन, बहुत बार जे में पूछा है इसे, प्रिपरेशन ऑफ प्यूरेस्ट नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ प्यूरेस्ट नाइट्रोजन की प्रिपरेशन। तो जब हम सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को, जो कि सॉलिड होता है, उसे अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या देता, तो डाइनाइट्रोजन, प्योर डाइनाइट्रोजन, मतलब सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड, ये BaN3(2), इट इज द वर्ड, तो ये बेरियम एजाइड है। और इसे हम, ये सॉलिड होता है, ये BaN3, ये (2) ये सॉलिड है। और इसे आप हीट करेंगे तो ये क्या देगा, तो बेरियम, ये सॉलिड है, प्लस डाइनाइट्रोजन ऑब्वियसली गैस। उसी तरह से ये सोडियम एजाइड है, Na(N3) सॉलिड है। अगर इसे आप हीट करेंगे तो ये क्या देगा, तो ये सोडियम सॉलिड प्लस N2। ध्यान दीजिए, यहाँ प्यूरेस्ट इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सारा सॉलिड है, ये सिर्फ एक ही गैस है, इस कारण से ये प्यूरेस्ट नाइट्रोजन फॉर्म करता है। जबकि इस समय एक्वस सोल्यूशन आप यूज कर रहे हैं, तो एक्वस सोल्यूशन में जैसे यहाँ पर अगर आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को ट्रीट करेंगे तो समय अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड भी फॉर्म हो जाता है। तो बेस यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन यूज करने के कारण ये सारा में जो डाइनाइट्रोजन प्रोड्यूस फॉर्म होती है वो प्योर नहीं हो पाती है, जबकि यहाँ पर सब सॉलिड है,
सिर्फ डाई नाइट्रोजन गैस है, इस कारण से यहाँ प्योरेस्ट नाइट्रोजन फॉर्म हो पाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन मतलब N2, कमर्शियली डाई नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर, मतलब एयर को लिक्विफाई कर दिया जाता है, फिर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से N2 को अलग कर लिया जाता है। जबकि लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में N2 प्रिपेयर्ड होता है बाय ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट आपस में रिएक्शन करके NaCl और NH4NO2 देता है, और NH4NO2 हीट के बाद डिकम्पोज करने के बाद N2+H2O देता है। सेकेंड वन बाई डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, अगर अमोनियम डाइक्रोमेट को हम स्ट्रांगली हिट करते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है N2+Cr2O3+H2O में। फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, किस में, तो कॉपर में खुद ऑक्सीडाइज कर जाता है N2 में। और बेस सोडियम हाइपोक्लोराइड को रिड्यूस कर देता है, NaCl में खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है N2 में। एक्सेस ऑफ अमोनिया को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया अमोनियम क्लोराइड में और खुद ऑक्सीडाइज हो गया है अमोनिया में। प्योरेस्ट नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑफ बेसिस बेरियम एजाइड या सोडियम नाइट्राइड, सोडियम एजाइड को जब हम स्ट्रांगली हिट करते हैं तो प्योरेस्ट नाइट्रोजन फॉर्म होती है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन क्या होती, तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस एट रूम टेम्परेचर। ऑब्वियसली हमारे सराउंडिंग में क्या है, हम लोग जो अभी हवा, मतलब ऑब्वियसली गैस जो एयर ले रहे हैं बॉडी के अंदर, उसमें क्या है कि जी 78% बाय वॉल्यूम तो डाई नाइट्रोजन ही है। तो क्या अगर आपने हवा ली या आपने जो मुंह खोला तो उसके अंदर डाई नाइट्रोजन गई, तो कोई टेस्ट, मतलब कोई स्वाद आया, कोई स्वाद नहीं आया। कोई कलर दिख रही है, कोई कलर नहीं दिख रही है। तो डाई नाइट्रोजन क्या है, तो कलरलेस है। ऑर्डरलेस मतलब कोई सुगंध नहीं है, मतलब रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। मतलब डाई नाइट्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, डाई नाइट्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस एट रूम टेम्परेचर। डाई नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। ऑब्वियसली अगर आप डाई नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराएं 1000 डिग्री सेल्सियस पर कोई कॉम्बिनेशन होगी। तो जो डाई नाइट्रोजन होता है केमिकली इनर्ट होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। ये ना तो कंबस्टेबल होता है ना तो सपोर्टर ऑफ कंबस्शन होता है। मतलब ये डाई नाइट्रोजन ना तो जलता है ना ये जलने में मदद करना, मतलब इट इज नाइदर कंबस्टेबल नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। इट इज इनर्जी। अब देखिए जो डाई नाइट्रोजन होती है इनर्ट टाइप की हो जाती है, मतलब तो इसकी इनर्टनेस क्यों होती है, ड्यू टू डाई नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से ये केमिकल इनर्टनेस शो करता है। तो ऑब्वियसली इट इज डाई नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। जो डाई नाइट्रोजन होती है पानी के अंदर बहुत कम मात्रा में घुलनशील होती है। तो ऑब्वियसली अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन की बात करें, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज ऑफ N2। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये क्या है, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस एट रूम टेम्परेचर, गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या है, तो डाई नाइट्रोजन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस रूम टेम्परेचर। डाई नाइट्रोजन केमिकली अनरिएक्टिव होती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ड्यू टू हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी। तो ऑब्वियसली जो डाई नाइट्रोजन होती है, डाई नाइट्रोजन इज केमिकली अनरिएक्टिव। ये किसी से जनरली रिएक्शन नहीं करना चाहता एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन नहीं करना चाहता है ड्यू टू हाई नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी। तो जो डाई नाइट्रोजन होती है वह केमिकली अनरिएक्टिव होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से ये केमिकली अनरिएक्टिव होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। इट इज नाइदर कॉम्बस्टेबल नॉट सपोर्टर ऑफ कॉम्बशन। ये ना तो कॉम्बस्टेबल होती है ना तो सपोर्टर ऑफ कॉम्बशन होता है। तो इट इज नाइदर
कॉम्बसेबल, ये ना तो कॉम्बसेबल है नॉर सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन, नॉर सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन। पानी के अंदर जो इसकी घुलनशीलता होती है, सॉलिडिटी भी इसके पानी के अंदर बहुत कम होती है, सब जबकि डाइऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी में घुला रहता है। जबकि जो डाइनाइट्रोजन होता है वो वेरी लो सॉल्युबिलिटी होता है इसकी, मतलब ऑब्वियसली डाइनाइट्रोजन N2 इज लिटिल सॉल्युबल, बहुत कम मात्रा में सॉल्युबल होती है इन वाटर। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डाइनाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर पर जो डाइनाइट्रोजन है वह कुछ मेटल और नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है। तो जो डाइनाइट्रोजन होती है, डाइनाइट्रोजन एट हायर टेम्परेचर कंबाइंस विथ सम मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो डाइनाइट्रोजन होती है हाई टेम्परेचर पर कंबाइन करता है मेटल और नॉन मेटल के साथ। तो बेसी जो डाइनाइट्रोजन होती है वह मेटल के साथ कंबाइन करने के बाद उसकी मेटल नाइट्राइड फॉर्म करता है। जैसे जो डाइनाइट्रोजन है लिथियम के साथ कंबाइन करेगा तो लिथियम नाइट्राइड, कैल्शियम के साथ कंबाइन करेगा कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, बेसी बेरिलियम के साथ कंबाइन करेगा बेरिलियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम के साथ कंबाइन करेगा एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो बेसी नाइट्रोजन विथ डाइनाइट्रोजन विथ मेटल्स गिव्स मेटल नाइट्राइड, देता है मेटल नाइट्राइड। जैसे अगर आपके पास लिथियम है और इसे डाइनाइट्रोजन के साथ हीट कर देंगे हाई टेम्परेचर तक, ये क्या देगा तो लिथियम नाइट्राइड। ओब्वियसली अगर आपके पास मैग्नीशियम है और इसे नाइट्रोजन के साथ हीट कर देंगे तो ये क्या देगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। ओब्वियसली अगर आपके पास कैल्शियम है, इसे डाइनाइट्रोजन के साथ हीट कर देंगे तो ये क्या देगा तो कैल्शियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम के साथ हीट कर देंगे तो ये क्या देगा तो एल्युमिनियम नाइट्राइड। इसमें से कुछ नाइट्राइड ऑब्वियसली कोवेलेंट होती है, कुछ आयनिक होती है। तो जो डाइनाइट्रोजन है वह मेटल के साथ मेटल नाइट्राइड देता है। ऑब्वियसली मेटल नाइट्राइड दो टाइप की होती है, कोवेलेंट होती हैं और दूसरी आयनिक होती हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप वाले मेटल के साथ जब नाइट्रोजन कंबाइन करता है तो आयनिक नाइट्राइड फॉर्म करेगा, जबकि सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो वो कोवेलेंट नाइट्राइड देता है। जैसे अगर आपके लिथियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, ये सब क्या हैं तो आयनिक नाइट्राइड है। तो ध्यान रखेंगे डाइनाइट्रोजन मेटल के साथ क्या देता है तो मेटल नाइट्राइड। ये बड़ा यूजफुल होता है। अगर लिथियम नाइट्राइड के ऊपर वाटर डाल दीजिएगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया दे देगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ अगर वाटर को ट्रीट करा दीजिएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया दे देगा। कैल्शियम नाइट्राइड के ऊपर अगर वाटर डाल देंगे तो ये क्या देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया दे देगा। नाउ सेकेंड वन विथ डाइहाइड्रोजन। डाइनाइट्रोजन रिएक्ट करता है डाइहाइड्रोजन के साथ at about temperature 773 Kelvin and pressure 100 atm to 200 atm in presence of catalyst के प्रेजेंस में आयरन एज ए कैटलिस्ट, और देता है अमोनिया, कहलाता है हैबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो बेसी विथ डाइनाइट्रोजन विथ H2 at temperature अप्रोक्सीमेट एट टेम्परेचर 773 केल्विन के आसपास एंड प्रेशर 100 atm to 200 atm गिव्स देता है, गिव्स अमोनिया, देता अमोनिया मतलब NH3, कहलाता है कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। इससे हम लोग क्या कहते हैं तो कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया।
कहलाता है हैवर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। कॉज हैवर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो ऑब्वियसली जो डाइनाइट्रोजन है, डाइनाइट्रोजन ऑब्वियसली डाइहाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देता है अमोनिया। ऑब्वियसली यहां पर जो टेम्परेचर होती है अप्रोक्सीमेटली 773 केल्विन, और जो प्रेशर होता है अबाउट 100 atm टू 200 atm होता है। तो ध्यान रखें, डाइनाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन के साथ डाइनाइट्रोजन कंबाइन करता है अबाउट एट टेम्परेचर 700 केल्विन एंड प्रेशर 100 atm टू 200 atm इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और देता क्या है तो अमोनिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैवर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ये प्रोसेस कहलाती है हैवर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, इट इज ए कलरलेस और डरलेस टेस्टलेस गैस एट रूम टेम्परेचर। डाइनाइट्रोजन केमिकली अनरिएक्टिव होती है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ड्यू टू हाई नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी। इट इज नाइदर कॉम्बस्टेबल नॉट सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन, ये न तो कॉम्बस्टेबल होती है न तो सपोर्टर ऑफ कॉम्बसन होता है। डाइनाइट्रोजन इज लिटिल सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर बहुत कम मात्रा में घुलनशील होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी, तो डाइनाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पर सब मेटल और नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है। और बेसी डाइनाइट्रोजन विद मेटल गिव्स मेटल नाइट्राइड, जैसे लिथियम के साथ नाइट्रोजन कंबाइन करके लिथियम की नाइट्राइड, और बेसी मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करने के बाद मैग्नीशियम की नाइट्राइड, कैल्शियम के साथ कंबाइन करने के बाद कैल्शियम की नाइट्राइड, एल्युमिनियम के साथ नाइट्रोजन कंबाइन करने के बाद एल्युमिनियम की नाइट्राइड। ध्यान, इसमें से कुछ नाइट्राइड आयनिक होती है, कुछ कोवलेंट होती है। जैसे अगर नाइट्रोजन फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप वाले मेटल के साथ कंबाइन करता है दैट इज आयनिक नाइट्राइड, जबकि थर्ड और फोर्थ ग्रुप वाले मेटल के साथ अगर कंबाइन करके बनाएगा तो दैट इज द वर्ड, तो कोवलेंट नाइट्राइड होती हैं। ये नाइट्राइड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसे अगर वाटर के साथ ट्रीट करा दीजिएगा तो लिथियम नाइट्राइड को अगर वाटर के साथ ट्रीट करा दीजिएगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया, मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर के साथ ट्रीट करा दीजिएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया, ऑब्वियसली कैल्शियम नाइट्राइड को अगर वाटर के साथ ट्रीट करा दीजिएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, एल्युमिनियम नाइट्राइड को वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिएगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। उसी तरह से डाइनाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ एट अबाउट 700 केल्विन एट प्रेशर 100 atm 200 atm प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देता है अमोनिया, कहलाता है हैवर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। नाउ डाइनाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन, तो मेटल के साथ मेटल नाइट्राइड, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अबाउट टेम्परेचर एट अबाउट टेम्परेचर 700 केल्विन देता है क्या तो अमोनिया। नाउ विथ ऑक्सीजन, तो डाइनाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 3000 केल्विन, मतलब टेम्परेचर लगभग 3000 केल्विन के आसपास देता है। गिव्स व्हाट तो नाइट्रिक ऑक्साइड, गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑब्वियसली N2 ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर पर 3000 केल्विन के ऊपर ये क्या देगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड देगा दिस में। उसी तरह से जब डाइनाइट्रोजन को हीट किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड के साथ एट हाई टेम्परेचर तो देता है कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड जो कि एक फर्टिलाइजर है जो पानी में घुलने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया देता है। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे डाइनाइट्रोजन विथ कैल्शियम कार्बाइड एट हाई टेम्परेचर gives कैल्शियम साइनामाइड क्या तो एक फर्टिलाइजर है, मतलब ये कैल्शियम कार्बाइड है और N2 के साथ अगर हिट करें
तो कैल्शियम कार्बाइड को जब हम हीट करते हैं N2 के साथ एट हाई टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या देता है, तो कैल्शियम साइनामाइड्स, इट गिव्स कैल्शियम साइनामाइड CaNCN, इट इज ए कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। ध्यान दीजिए कैल्शियम साइनामाइड में ये कैल्शियम आयन है और ये साइनामाइड आयन है, C डबल बॉन्ड N, दिस इज साइनामाइड आयन, ये कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड इट इज ए गुड फर्टिलाइजर, एक गुड फर्टिलाइजर होता है जो वाटर में घुलने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया प्रोड्यूस करता है। तो बेसिक कैल्शियम साइनामाइड इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर, ये वेरी गुड फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर विच डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुलने के बाद गिव्स देता है, गिव्स वाट तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनिया। नाउ यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन की यूजेज ऑब्वियसली, तो फर्स्ट वन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, डाइनाइट्रोजन का जो मेनली यूज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली uses of obviously in manufacturing of अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में अमोनिया, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 ETC। तो ऑब्वियसली डाइनाइट्रोजन की जो यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में, नाइट्रिक एसिड में एक्सेट्रा में, तो ये नाइट्रोजन। नाउ हम लोग अब डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में मेनली हम लोग अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को देखेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। रहने देते, ओके बाय।